हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। याद करें पिछले क्लास में हम लोग एक पोर्शन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स को बिल्कुल समाप्त कर चुके थे और उस पर बेस्ड जो हमारा क्वेश्चंस था वो भी हम लोग एनसीईआरटी और आरसी मुखर्जी दोनों से कर लिए। आइए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट पोर्शन हमारा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या जानते हैं कि आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या करें, अगर पानी में डालें तो देखते हैं कि वो डिजॉल्व कर जाता है, जबकि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसे हम पानी में डालें तो वो डिजॉल्व नहीं कर पाता है। आखिर क्या बातें होती है डिजॉल्व करने में? कोई पानी में डिजॉल्व करता है, कोई केरोसिन में डिजॉल्व करता है, पानी में नहीं करता। आखिर क्या क्या बातें होती है, उन सभी के संबंध में हमें बात करनी है, जो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी को हम क्या डिफाइन करते हैं? अगर सॉलिड का लिक्विड में कर रहे हैं तो हम जनरल टर्म में बोलते हैं कि द मास ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, at a particular temperature and pressure is known as its solubility। सॉलिड के लिए तो हम डायरेक्टली या बोल देते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग गैस की ही बात करने वाले हैं और गैस के लिए दूसरे फॉर्मेट में हम लोग मोल फ्रैक्शंस के टर्म में जनरली एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए वहाँ हम दूसरे डेफिनेशन की बात करेंगे, दोनों डेफिनेशन को लिखेंगे। किसी को भी अगर आप वहाँ लिखते हैं तो वो बिल्कुल सही है। आइए सॉल्युबिलिटी का फर्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि द मास ऑफ सॉल्यूट या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास बोले या फिर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बोल दे, इसलिए आप अमाउंट का दे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved, which can be dissolved in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent is known as its solubility। ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन था। इसी में अगर हम दूसरे डेफिनेशन की बात करना चाहते हैं, हाँ एक बात जरूर करेंगे कि आप एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लेंगे, कंडीशन को फिक्स जरूर कर देंगे। तो हम उसे यहाँ लिख देंगे कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर temperature and pressure, at particular temperature and pressure is known as its solubility। या दूसरे टर्म में हम डायरेक्ट कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved, which can be dissolved in given amount of solvent, given amount of solvent at particular temperature and pressure is known as its solubility, is known as its solubility। तो हम दो डेफिनेशन लिखे हैं, इसमें किसी भी डेफिनेशन को आप आराम से लिख सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं कि अगर चीनी की बात करें, चीनी को आप पानी में घुला रहे हैं, 100 ml या 100 ग्राम वाटर लेते हैं, उसमें आप 5 ग्राम या 10 ग्राम चीनी को डालें, वह घुल गया। 5 हिलाए, वो घुल गया। 5 ग्राम या 10 ग्राम और भी डाले, उसे भी चम्मच से हिलाए, पाए, वह भी घुल गया।
5 या 10 ग्राम और भी डाले, चम्मच से हिलाए, पाए वह भी घुल गया। घुलते घुलते एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा जिस कंडीशन पे अगर आप 1 ग्राम चीनी को भी डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। जिस पॉइंट पे वह और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर पाया एट पर्टिकुलर कंडीशन, ये नहीं कि टेम्परेचर को चेंज कर दीजिएगा, प्रेशर को चेंज कर दीजिएगा, अब नहीं डिजॉल्व कर रहा है और आप उसको हीट करना शुरू कर दीजिएगा तो बिल्कुल डिजॉल्व कर जाएगा। ठीक, हमें टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन को कहेंगे तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी ना हो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो और अधिक को डिजॉल्व कर सकता है उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक और भी प्रकार होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें क्या होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी इतनी होनी चाहिए लेकिन उससे ज्यादा डिजॉल्व है, तो वह क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो हमें बात करनी है इसमें एक टर्म की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट टर्म जाने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी ना हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम कहते हैं कि द सॉल्यूशन which has no capacity to dissolve more amount of solute at particular condition, means temperature, pressure, at particular condition is known as saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब जरा सॉल्युबिलिटी की बात करनी है तो क्या हो सकता है, हम सॉलिड को लिक्विड में घुला सकते हैं या लिक्विड को लिक्विड में घुला सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में घुला सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इस केस में हमारा सॉल्वेंट ऑलवेज क्या हो गया, लिक्विड हो गया, जबकि सॉल्यूट क्या है, यह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। तो इसी के संबंध में हमें पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घुलाते हैं तो क्या बातें होती है, इसके संबंध में चर्चा करें। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब हम सॉलिड को क्या कर रहे हैं, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जरा 1 मिनट पहले आप समझेंगे, ये बात क्लास 11th के इक्विलिब्रियम में बताया गया होगा, आप बिल्कुल यहाँ ध्यान से देखिए तो आपको बातें याद आएंगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं, 100 ml या 100 ग्राम वाटर लेंगे, डेंसिटी क्या है 1 ही है, तो ml बोले या ग्राम बोले बात सेम ही। ठीक, हम क्या किए हैं, 100 ग्राम वाटर ले लिए हैं, इसमें हम क्या करते हैं 5 ग्राम और 10 ग्राम सुक्रोज को डालते हैं और इसे चम्मच से हिलाते हैं, तो हम पाते हैं कुछ समय के बाद यह डिसॉल्व करता है, इस सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन में जो बना है, इस सॉल्यूशन में हम 10 ग्राम चीनी और डालते हैं, 10 ग्राम चीनी और डालते हैं। सॉल्यूशन बना हुआ है, पहले तो हमारा ये क्या था, वाटर था, प्योर वाटर था और यहाँ सुक्रोज डाल रहे थे। तो जब ये
इसमें डिजॉल्व किया तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हम 10 ग्राम सुक्रोज को और भी डालते हैं और चम्मच से हिलाते हैं, पाते हैं कुछ समय के बाद वह भी डिजॉल्व कर गया। इसके बाद इस सॉल्यूशन में हम 10 ग्राम सुक्रोज को और डाल रहे हैं, चम्मच से हिलाते हैं तो हम पाते हैं कुछ समय के बाद वह भी क्या हो गया है, डिजॉल्व कर गया है। डिजॉल्व करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे अगर आप 2 ग्राम चीनी को भी डालेंगे तो वह डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, बिल्कुल यहाँ सॉलिड के फॉर्म में रखा रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में रखा रह जाएगा। तो जब सॉलिड के फॉर्म में रखा रह गया तो आप क्या कहते हैं कि इससे पहले जो पानी ले रहे थे इसमें हम सॉलिड को डाल रहे थे, सॉल्वेंट सॉलिड में इंटरेक्शन हुआ था और यहाँ इंटरेक्शन बंद हो गया क्या, तो बच्चे बोलेंगे हाँ यहाँ इंटरेक्शन बंद हो गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। देखिए क्या बातें हुई है, इस पॉइंट पर भी क्या हुआ है, इस पॉइंट पे जो आप 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम डाले थे मिसेस में, जो इस पानी में जो 30 ग्राम चीनी घुला था और सॉल्यूशन बना था, मिसेस की सॉलिडिटी क्या है, तो इसकी सॉलिडिटी है 30 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 30 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये इसकी सॉलिडिटी है। लेकिन आप जो ये 2 ग्राम डाले, ये 2 ग्राम यहाँ रखा हुआ है सॉलिड के फॉर्म में, तो आप क्या कहते हैं कि अब रिएक्शन क्या हो गया, बंद हो गया, जबकि ऐसी बात नहीं हुई है। याद कीजिए इक्विलिब्रियम में आपको क्या बताया कि ये जो आप 2 ग्राम डाले वो 2 ग्राम क्या हुआ होगा भैया, डिजॉल्व कर गया होगा, और जो यहाँ घुला हुआ था उससे 2 ग्राम क्या हो गया होगा, प्रेसिपिटेट कर दिया होगा। अब कहिएगा आप कि ये क्या हो गया, 2 ग्राम डिजॉल्व कर गया, 2 ग्राम प्रेसिपिटेट कर गया, अब क्या क्या बोलने लगे, ऐसी बात नहीं हो रही होगी। क्या जितना डिजॉल्व करेगा उतना ही प्रेसिपिटेट करेगा, ये जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वहां बातें क्या हो गई है, इक्विलिब्रियम की बातें हो गई हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ढंग का रिएक्शन हो रहा है। और याद कीजिए आपको हम इक्विलिब्रियम में ये प्रूव भी किए थे, ये जो 30 ग्राम तक हम चीनी को डाल रहे थे, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 होता है, यहाँ हम क्या किए थे, ऑक्सीजन 16 वाला आइसोटोप लिए थे, जबकि ये जो 2 ग्राम डाले C12H22O18 वाले आइसोटोप को लिए थे। और अगर रिएक्शन बंद हो गया होता तो सॉल्यूशन में हमारा क्या होता, ऑलवेज 16 वाला होता, जबकि प्रेसिपिटेट में हमारा क्या होता, ऑलवेज 18 वाला होता, जबकि ऐसा नहीं है। हम किसी भी पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि सॉल्यूशन में भी क्या है, 16 और 18 दोनों है, और प्रेसिपिटेट में भी क्या है, 16 और 18 दोनों है, जबकि उस प्रेसिपिटेट का अमाउंट 2 ग्राम का 2 ग्राम बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें किसी प्रकार की चेंज नहीं हो रही है जब तक कि हम किसी कंडीशन में कोई चेंज ना कर दें। इट मींस क्या हुआ है, तो देखिए ये जो आप चीनी को पानी में जो डाल रहे थे, ठीक, तो पहले क्या हो रहा था, पहले तो यहाँ चीनी नहीं घुला हुआ है, तो पहले केवल और केवल क्या फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा, पहले केवल और केवल इसका घुलने की बात हो रही, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा। जब ये घुलता चला गया होगा तो धीरे धीरे क्या जानते हैं, इक्विलिब्रियम में शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होता है और समय के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है, सबके शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, 0 होता है, जबकि समय के साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। और एक समय ऐसा आता है जहां क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल हो जाता है और उसमें किसी प्रकार का नेट चेंज नहीं होता है। इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो यहाँ भी भैया इक्विलिब्रियम की बात होगी। अब जरा ध्यान दें, तो क्या हुआ, तो हम इसमें एक लाइन जो अब लिखेंगे इसी बातों को बताने के लिए आपको इन सारी बातों को बता रहे थे, और यहां से कंप्लीट सभी क्वेश्चंस का जवाब इक्विलिब्रियम के टर्म में चला जाएगा। सब जगह लीच टेलियर्स प्रिंसिपल की बात होने लगेगी। तो देखिए क्या होगा, तो हम कहते हैं कि आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन, सैचुरेशन के बाद एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, किसके और किसके बीच, तो सॉल्यूट जो हमारा क्या है, सॉलिड है, और ये सॉल्वेंट जो हमारा क्या है, लिक्विड है। जब इसे लिए तो वो डिजॉल्व किया और क्या बनाया, सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड की अवस्था में होगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, और सॉल्यूशन का स्टेट वही होता है जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है। यहाँ भैया सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड है, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड होगा।
ये बातें हो रही है, कोई रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम की बात हो गई। जैसे याद कीजिएगा, हम ये रिएक्शन लिखते हैं N2 प्लस 3H2 2NH3। याद कीजिए, इक्विलिब्रियम में आप रिएक्शन खूब लिख रहे थे। अगर हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की बात करें तो दो ढंग का हो सकता है, Kc और Kp। Kc की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब लिखेंगे भैया, ठीक। और Kp की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, ऊपर प्रोडक्ट है और नीचे क्या है, रिएक्टेंट है। और आपको यह भी पता है कि किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का मान केवल और केवल एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। वो फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर से भी दो ढंग की बातें होती है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का मान घट जाता है, और अगर इंडोथर्मिक है तो फिर टेम्परेचर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब जरा ध्यान दें, हम जब सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो घुलता चला गया, ठीक, ये प्रोसेस हो गया। और यहाँ बातें हो रही हैं इक्विलिब्रियम की। तो अब इस पे हमें टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पढ़ना है। तो आइए हम जरा टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को देखें कि क्या हो रहा होगा। इक्विलिब्रियम से तो आप जान गए कि इक्विलिब्रियम जो हम लिख रहे हैं क्या करते हैं, ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं और बचे में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं। यहाँ भी वही है, प्रोडक्ट बटे में रिएक्टेंट। और क्या बताए कि ये प्रोसेस अगर इंडोथर्मिक हो तब तो टेम्परेचर के बढ़ने से K का मान बढ़ता है, और अगर एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर के बढ़ने से K का मान घटता है। यहाँ देखिए दो ढंग का रिएक्शन है, ये सॉलिड का डिजॉल्व करना, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो डिजॉल्व किया हुआ है उसी सॉलिड में आ जाना, प्रेसिपिटेट कर जाना, ये क्रिस्टलाइज कर जाना, ये क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन। तो सॉलिड का लिक्विड में जो घुलना है, सॉलिड का लिक्विड में जो घुलना है, यह प्रोसेस आइदर इंडोथर्मिक हो सकता है और एक्सोथर्मिक हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम केस में इंडोथर्मिक है जनरल सॉलिड में। जैसे चीनी, पानी, इन सब, चीनी की बात करते हैं, ठीक, नमक की बात करते हैं, तो इसका डिजोल्यूशन जो है वह क्या है, इंडोथर्मिक है। तो जब इसका डिजोल्यूशन इंडोथर्मिक है तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो K का मान क्या होगा भैया, बढ़ेगा। और K का मान बढ़ेगा, इट मींस रिएक्शन किधर की ओर जाएगा, फॉरवर्ड की ओर जाएगा। और फॉरवर्ड की ओर गया, इसका अर्थ क्या, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, कहते हैं कि इफ डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड, इफ डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड be an endothermic process, endothermic इसका अर्थ क्या, डेल्टा H सॉल्यूशन जो होगा ग्रेटर देन 0। इफ डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड be an endothermic process, rise in temperature will force the equilibrium towards forward direction, towards forward direction, resulting increase in solubility of solid in liquid. रिजल्टिंग इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या होगा भैया, तो लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। जैसे कि हम बात करते हैं चीनी का घुलना, आप क्या कीजिए कि 100 ml वाटर लीजिए, 3 गिलास में लेते हैं। एक में हम क्या करते हैं, फ्रिज से बिल्कुल निकाल के चिल्ड वाटर लेते हैं, एक में नॉर्मल लेते हैं और एक में बॉइलिंग वाटर लेते हैं। हम तीनों में क्या करते हैं, सेम टाइम में
चीनी को ही डालिए ना, क्या दिक्कत है। सेम टाइम में आप सभी में 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम चीनी को डालते हैं, तो आप बताइए चीनी सबसे जल्दी किस में घुल जाएगा, तो बॉइलिंग वाटर में घुल जाएगा, जबकि चिल्ड वाटर जो होगा उसमें सबसे देर से घुलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए इंडोथर्मिक है। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका डिजोल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और उनका डिजोल्यूशन यदि एक्सोथर्मिक है तो उस केस में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये फर्स्ट एरो में लिख लिए। आइए इसके नीचे सेकेंड एरो में हम बात करते हैं कि इफ डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस that is delta H solution lesser than 0, rise in temperature will force the equilibrium towards backward direction, resulting, बैकवर्ड आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, रिजल्टिंग डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये क्या होगा, लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। जिससे हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जिससे हम बात करें लिथियम सल्फेट की, तो इन सभी का डिजोल्यूशन जो है, सोडियम सल्फेट, इन सभी का डिजोल्यूशन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। ये बातें हो गई टेम्परेचर के संबंध में। और इसमें एक पॉइंट, दो, एक ही क्या क्या जानना है, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट जानना है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम जान लिए। अब आइए जरा बात करें प्रेशर के इफेक्ट की, तो नोट देके जरा ध्यान दीजिएगा। आप याद कीजिए इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में आप प्रेशर की बात कर रहे थे। प्रेशर की बात कब करते थे, जब दोनों साइड में क्या होता है, गैस होता है, या किसी भी साइड क्या होता है, गैस होता है। यहां आप देखिए किसी भी साइड कोई गैस है क्या, जब कोई गैस है ही नहीं तो यहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम नोट में क्या लिखेंगे, देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर on dissolution of solid in liquid, on dissolution of solid in liquid, okay, there is no any significant effect of pressure on dissolution of solid in liquid। एक बात जरा हम घेर के लिख लें कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किस किस बातों पर डिपेंड करेगी, तो हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉलिड रहे या लिक्विड रहे, कुछ रहे, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, सबसे फर्स्ट में हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरे में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीसरे में हो जाएगा टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तीन फैक्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं, सॉलिडिटी कुछ भी रहे, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, लिक्विड रहे, सारी बातों के लिए एप्लीकेबल। जैसे हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो अब सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे हम क्या करते हैं, पानी लिए, पानी में ही हम 100 ml वाटर लेते हैं और क्या करते हैं, एक केस में हम चीनी डालते हैं और दूसरे एक में 10 ग्राम चीनी डालते हैं और दूसरे में 10 ग्राम बालू डाल देते हैं, सेम डाल देते हैं, तो चीनी डिजॉल्व करेगा जबकि सेम डिजॉल्व नहीं करेगा। चलो सेम को छोड़ दो, हम क्या करते हैं, एक में चीनी डाले हैं और दूसरे में नैप्थलीन बॉल को डाल देते हैं, बिल्कुल डिजॉल्व नहीं करेगा। तो क्या हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट, देख रहे हैं, सॉल्वेंट को फिक्स रखते हैं, डिफरेंट सॉल्यूट ले रहे हैं तो नहीं आ रहा। इसी ढंग से हम देखते हैं
कि अब क्या करते हैं कि सॉल्वेंट को चेंज करते हैं और सॉल्यूट को सेम रखते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, नैप्थलीन बॉल को ही रखते हैं, सॉल्यूट को सेम रखते हैं, नैप्थलीन बॉल को ही लेते हैं, सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं। एक केस में पानी लेते हैं और दूसरे केस में हम क्या करते हैं कि केरोसिन लेते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ लेते हैं, तो वो उसमें डिजॉल्व कर जाएगा, जबकि यहाँ डिजॉल्व नहीं कर रहा था। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इन सभी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये बातें हो गई सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ एक ही बातें हो गई कि सॉलिड का जो डिजोल्यूशन है, अब ये अगर लिक्विड में इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉलिडिटी बढ़ेगी, और यदि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉलिडिटी डिक्रीज करेगी, और इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसमें दूसरा हमें पढ़ना है, दूसरा जिससे आप सोच रहे हो कि लिक्विड लिक्विड की बात होगी, तो लिक्विड लिक्विड की बात हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कि एक बात तो बिल्कुल जान रहे हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब पोलर में पोलर डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व करेगा। अब अगर दो लिक्विड को ही मिलाएं, अगर दोनों लिक्विड क्या है, पोलर है तो डिजॉल्व करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लाइक हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और इथाइल अल्कोहल को लेते हैं, बिल्कुल मिक्स कर जाएगा। लेकिन हम वाटर लेते हैं और केरोसिन तेल को लेते हैं, या डीजल को या पेट्रोल को लेते हैं, क्या मिक्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो तो सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि एक पोलर दूसरा नॉन पोलर। जबकि हम क्या करें, दोनों नॉन पोलर ही ले लें, डीजल और पेट्रोल को ले लें, डीजल और केरोसिन को ले लें, उसे मिलाएं, बिल्कुल मिक्स कर जाएगा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का कंसेप्ट भी होना है इन जनरल। अब जरा एक बात हम आपको बता दें कि सॉलिड जो पानी में डिजॉल्व कर रहा है तो क्या बातें हो रही है। जैसे कि आप नमक को पानी में डाले तो देखिए क्या बातें होंगी। नमक जो है वह क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl, वहां क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। सॉलिड का एक क्या होता है, आयनिक सॉलिड का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ये उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जरा इसमें ध्यान से समझेंगे। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या है, Na+ और Cl-, जैसे यहाँ Na+ और यहाँ Cl-, यहाँ क्या है Na+, यहाँ क्या है Cl-। ठीक, यहाँ क्या होगा Cl-, यहाँ क्या होगा Na+, क्या होगा Cl-, यहाँ क्या होगा Na+। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा Na+, यहाँ क्या होगा Cl-, यहाँ क्या होगा Na+, यहाँ क्या होगा Cl-। तो देखिए ये आयंस क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस में अरेंज है। जब इसे हम क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व किए, इसको वाटर क्या है, डाइपोल है, वाटर में इसे डालें तो अब वाटर जो है H2। यहाँ भी दो ढंग की बातें हैं, डाइपोल पोलरिटी है, ये डेल निगेटिव और ये क्या डेल पॉजिटिव। तो जैसे ही हम इसे वाटर में डालेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये डाइपोल इधर की ओर अट्रैक्ट होगा। तो अब देखिए हम वाटर को ऐसे दर्शा रहे हैं। अभी इसमें क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव पोल है, ये हमारा जो है इधर की ओर क्या आएगा, पॉजिटिव पोल आएगा, जबकि इधर की ओर क्या आएगा, निगेटिव रहेगा। जबकि हम इधर की ओर बात करेंगे, इधर निगेटिव, इधर क्या पॉजिटिव, यहाँ बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा निगेटिव। इस ढंग से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसे क्या करेंगे, चारों ओर से घेर लेंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से चारों ओर से घेर लेंगे। अब देखिए अभी क्या है, इसके और इसके बीच इंटर मॉलिक्यूलर, इनके और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। अब क्या होने लगा कि इसके और इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा। अब अगर इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन से क्या हो, मजबूत हो, तो क्या करेगा, ये इसे ब्रेक कर देगा और इसका आयंस फ्री होकर सॉल्यूशन में चला जाएगा, आयंस फ्री होकर सॉल्यूशन में चला जाएगा। लेकिन अगर ये इंटरेक्शन कमजोर हो और ये इंटरेक्शन क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो, तो फिर उस कंडीशन में इसका डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। उस कंडीशन में कुछ केसों में होता है, तो उसका रीजन क्या होता है वो हम लोग थर्मोडायनामिक्स से जान रहे हैं। डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, माइनस T डेल्टा S। क्योंकि क्या होता है, इंट्रोपी बढ़ रहा होता है, कुछ प्रोसेस में ऐसा होता है कि उसमें इंट्रोपी बढ़ रहा है। प्रोसेस क्या है, हमारा इंडोथर्मिक भी था, लेकिन इंट्रोपी में इतना ज्यादा का चेंज हो गया, इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया, वो इस प्रोसेस को, ओवरऑल प्रोसेस को क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, और इसीलिए ये प्रोसेस क्या हो गया, फेवरेबल हो गया।
बिल्कुल इन सारी बातों को हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो आयनिक सॉलिड जो है, आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करता है किसके कारण? तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन के कारण, आयन डाइपोल इंटरैक्शन के कारण। ठीक, अगर आयनिक कंपाउंड है तो। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करें तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जनरली वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा। केवल और केवल वही मॉलिक्यूलर कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व कर जाता है जिसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जिससे बात करें चीनी की, जिससे बात करें ग्लूकोज की, जिससे बात करें इथाइल अल्कोहल की, जिससे बात करें एल्डिहाइड की, जिससे हम बात करते हैं किसके लिए, जिससे हम बात करते हैं एसिड्स के लिए। इन सब में क्या होता है कि इन सभी में हम देखते हैं H बॉन्ड का फॉर्मेशन। ग्लूकोज सुक्रोज क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वहां क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। उससे जो रिलीज होने वाला एनर्जी है, इससे एनर्जी से क्या होता है, ज्यादा होता है, इस कारण वह क्या होता है, डिजॉल्व कर जाता है। सारी बातों को आप बुक से पढ़ेंगे तो और भी अच्छे ढंग से बातें समझ में आएगी। इन सारी बातों को आपको बता दूं। आइए अब इसमें दूसरे में हमें जानना है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो उसी ढंग से हम क्या करते हैं, गैस को जब लिक्विड में डिजोल्व करते जाते हैं तो डिजोल्व करते जाता है, डिजोल्व करते जाता है, और सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। सेम बात उसी ढंग से। तो हम क्या कहते हैं, आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन क्या हुआ भैया, ये हमारा सॉल्यूट जो क्या है, गैस है, इसे हम क्या किए हैं, सॉल्वेंट जो क्या है, लिक्विड है, इसमें डाले तो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और ये सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड के स्टेट में है। अब देखिए जरा क्या हो रहा है, इधर से आप इधर जा रहे हैं तो गैस किस में आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है। जरा आप एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो लिक्विड में, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में हीट कर रहे हैं। ठीक, जब गैस को आप ठंडा करते हैं तो किस में आता है, लिक्विड में, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो किस में आता है, सॉलिड में आता है। सॉलिड से लिक्विड जाना ये प्रोसेस इंडोथर्मिक हुआ, लिक्विड से गैस जाना ये प्रोसेस इंडोथर्मिक हुआ। ठीक, तो गैस से लिक्विड आना ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो सॉलिड का, सॉरी गैस का लिक्विड में जो डिसोल्यूशन होगा ये प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक है। और जब यह प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज डिक्रीज करेगी। जिस हम फर्स्ट पॉइंट में क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि सिंस, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का 11 नंबर, व्हाई डू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑलवेज टेंड्स टू डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में हमेशा क्यों घटती है, तो आप उसका रीजन क्या बोलेंगे कि सिंस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो राइज इन टेम्परेचर, सो राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वही बात को हम लिखते हैं, लिखेंगे सिंस डिसोल्यूशन ऑफ गैस, dissolution of gas in liquid is an exothermic process, exothermic process, so rise in temperature, so rise in temperature, rise in temperature will force the equilibrium towards backward direction, towards backward direction, resulting decrease in
solubility of gas, solubility of gas in liquid। हम क्या लिखे, सिंस डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का लिक्विड में जो डिजोल्यूशन है इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, विल फोर्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, वो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। फॉरवर्ड में जाएगा तो सॉलिड घुलता चला जाएगा, गैस घुलता चला जाएगा, और बैकवर्ड में आएगा तो जो गैस यहाँ घुला हुआ है वो भी क्या होगा, बाहर गैस के फॉर्म में रिलीज कर जाएगा। विल फोर्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन रिजल्टिंग डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि लिक्विड में क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इसी का जरा एक मिनट ध्यान से समझेंगे। सभी कोई आदमी ठंडा पिए ना जी, ठंडा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घुलाया जाता है। तो आप ध्यान सुनिएगा, ठंडा पीने के लिए, अब गर्मी का समय और आपको परेशान है, ठंडा पीना चाहते हैं, तो क्या होता है, किसी दुकान पे जाते हैं और जो बाहर में कैरेट रखा हुआ है उससे ठंडा निकाल के पीना शुरू कर देते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। उसी कैरेट का बोतल जो उठा के वो क्या करता है, फ्रिज में रखता है, जो काफी ठंडा होता है वो आपको निकाल के देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कम ठंडा वाला निकाल के दिया तो आप कहते हैं नहीं भैया ज्यादा ठंडा वाला निकाल के दीजिए, उसको लौटा देते हैं। क्यों, क्योंकि बातें वही बोतल बाहर में था और वही बोतल अंदर कर दिया गया। तो क्या चेंज हुआ, बस एक चीज का चेंज हुआ, टेम्परेचर का चेंज हुआ। वहां वो क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब देखिएगा जितना ज्यादा ठंडा होगा उतना ज्यादा कड़ा लगता होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिजोल्व कर, टेम्परेचर जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। सेम यही बातें यूज होती है कहाँ, आप बात करते हैं कोई नदी तालाब है, पोखर है, ठीक है, और इसमें जिस समय पानी बहुत ज्यादा है उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी गर्म नहीं होता होगा। लेकिन जब पानी क्या हो गया, कम हो गया, तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो आप महसूस करते होंगे कि मछलियां छटपटाने लगती है, मछलियां छटपटाने लगती है। जरा ध्यान दीजिए, एक ऐसा कंडीशन है, एक क्या है, पोखर है जिसके एक किनारे पे कुछ नहीं है, जबकि दूसरे किनारे पे क्या है, छायादार बरगद का वृक्ष है। तो गर्मी के दिनों में आप क्या पाएंगे, पानी कम हो गया, गर्मी के दिन में दो मछलियां सब जो होंगी वो प्राय किधर की ओर रहना चाहेंगी, इधर की ओर रहना चाहेंगी। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें अभी टेम्परेचर कम है, तो इसमें क्या, इस पानी में ऑक्सीजन गैस घुला हुआ है, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन को क्या करता है, एक्वेटिक एनिमल सांस लेने में यूज करता है। बाहर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों घुला हुआ है, वहां ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो आप देखिए एयर है, एयर के साथ पानी क्या है, तालाब का पानी एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर उसमें घुलेगा और इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट किया हुआ है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा तो इसमें जो गैस घुला हुआ है उसकी सॉलिडिटी क्या होती जाएगी, घटते जाएगी। तो यहाँ से ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या होता जाएगा, बाहर की ओर रिलीज होता जाएगा। तो वहां ऑक्सीजन का अमाउंट क्या बचेगा, कम बचेगा, और जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम बचेगा तो मछलियों को सांस लेने में क्या होगी, परेशानियां होगी। इसलिए वो क्या करता है, अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और उछलने लगता है, चाहता है ऊपर। ठीक, यही क्वेश्चन पूछा भी है 2 वर्ष पहले, तो सीबीएसई में पूछा भी कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स फील्स कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो हम क्या रीजन कहते हैं, बिकॉज कोल्ड वाटर कंसिस्ट ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट एज कंपेयर टू हॉट वाटर, एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो उसमें क्या होता है, ग्रेटर अमाउंट में ऑक्सीजन है, जो क्या होता है मछलियों के लिए आरामदायक है सांस लेने के लिए। तो हम देख रहे थे टेम्परेचर का इफेक्ट देखे, और टेम्परेचर के इफेक्ट में आपको 2 बात भी हम बताए। क्या बताए कि एक ध्यान दें कि वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में क्या होता है, टेम्परेचर को कम करने के लिए उसे फ्रिज में डाल के ठंडा किया जाता है, समझ गए। और दूसरे केस में क्या बताया कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स फील्स कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। नदी तालाब पोखर की बात की तो वहां क्या देख रहे हैं, कोल्ड वाटर में ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा, जिस कारण एक्वेटिक एनिमल्स क्या होंगे, आराम से श्वास ले पाएंगे, ब्रीथ इजीली एज कंपेयर टू हॉट वाटर, एज कंपेयर टू हॉट वाटर। सो एक्वेटिक एनिमल्स फील्स कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर।
अब आइए, इसमें अभी जो हम लोग बात किए वो किसकी बात किए हैं? टेम्परेचर की बात की। अब इसमें दूसरा प्रेशर की बात करते हैं, जो और भी जबरदस्त फैक्टर है। प्रेशर जो कि और भी जबरदस्त फैक्टर है, जरा ध्यान दें। आप क्या देखे? तो आप यहां देखे सॉल्यूट, जो क्या है भैया? गैस है। इसे सॉल्वेंट में लिए, ये सॉल्वेंट हमारा क्या है? लिक्विड है। तो इससे क्या हो रहा था? सॉल्यूशन हो रहा था, जो हमारा क्या था? लिक्विड था। जो हमारा क्या था? लिक्विड था। हम प्रेशर की बात करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए, प्रेशर की बात करना चाह रहे हैं, इस प्रोसेस के लिए हम डेल्टा एन की बात करते हैं। तो डेल्टा एन क्या है? -1 है। डेल्टा एन क्या है? -1 है। और बात हो रही है इक्विलिब्रियम की, तो लगाइए लीच टेलियर्स प्रिंसिपल। लगाइए लीच टेलियर्स प्रिंसिपल। और लीच टेलियर्स प्रिंसिपल में आप क्या जानते हैं कि अगर आप प्रेशर को घटा रहे हैं, अगर आप प्रेशर को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा। इसलिए वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर गैस का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? ज्यादा हो। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या चाहेगा? वो प्रेशर को घटाना चाहेगा। और प्रेशर को घटाना चाहेगा तो किधर की ओर शिफ्ट करेगा? उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में गैस का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? कम होगा। तो देखिए, ये हम देख रहे हैं, ये हमारा रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये रिएक्शन हमारा क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो गैस हम देख रहे हैं क्या होता जा रहा है? घटता चला जा रहा है। इधर जाने पे इधर गैस है, जबकि इधर क्या है? लिक्विड है। इधर लिक्विड है। जबकि बैकवर्ड रिएक्शन में चलते हैं तो इधर क्या है? लिक्विड है, जबकि इधर क्या है? गैस है। हम आपको क्या बोले? हम प्रेशर को बढ़ाना चाह रहे हैं। प्रेशर को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये क्या चाहेगा? प्रेशर को घटाना चाहेगा। और प्रेशर को घटाना चाहेगा तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा? उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा जिधर गैस का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? कम होगा। गैस का नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में कम है भैया? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है। इसलिए ये क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसलिए हम दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? तो दूसरे पॉइंट में हम लिखते हैं राइज इन प्रेशर, राइज इन प्रेशर will force the equilibrium, will force the equilibrium towards forward direction, towards forward direction, resulting increase in solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। हम लिखे rise in pressure will force the equilibrium towards forward direction resulting increase in solubility of gas in liquid। तो आप जान गए कि प्रेशर के बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जरा आइए 1 मिनट ध्यान दें, याद कीजिएगा। जरा हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल की, तो ध्यान दीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल ऐसा है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स है। तो क्या आप पाते हैं कि ये बोतल पूरा का पूरा भरा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर पूरा का पूरा भरा होगा तो बोतल फूट जाएगा। अब क्या है भैया? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भी डिजॉल्व है और इसके सरफेस के ऊपर भी क्या होगा? जमा होगा, आराम से रखा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, जब ठंडा के बोतल को लेते हैं, इसके ऊपर क्या है? कैप लगा, वो ढक्कन लगा हुआ है। जब आप उसके ढक्कन को क्या करते हैं? खोलना शुरू करते हैं, ठीक? तो देखिएगा एक आवाज सी होती है, आवाज होती है। आप प्लास्टिक वाला ये बोतल लीजिए ना, 1 लीटर वाला लीजिए, जब तक आप उसके सील को ब्रेक नहीं कीजिएगा, आप चाहिए उसको दबाना तो नहीं दबा पाइएगा। उसको दबाना चाहिएगा ना तो नहीं दबा पाइएगा, क्योंकि वो बोतल क्या है? तो हाई प्रेशर पे पैक है। जब आप क्या करते हैं? उसके सील को ब्रेक करते हैं, देखते हैं कि आवाज वो क्या होता है? गैस तेजी से बाहर निकलता है। आप क्या करते हैं? आराम से निकाले तो क्या है कि ये गैस इसमें भी डिजॉल्व है और इसके ऊपर भी जमा है। आप क्या किए? आराम से उसे खोले तो जल्दी से बाहर निकल गया।
आप निकाले और 2 बार हिला दिए, तो वो क्या हुआ, ये ऊपर वाला पोर्शन तो इसमें मिक्स कर दिया और इसके बाद आप तेजी से खोल दिए, तो क्या हो गया, गैस जो बाहर निकलेगा तो वो पानी को भी लेते हुए क्या होता है, कुछ हद तक बाहर जाना शुरू कर देता है। तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही बोतल को पैक किया जाता है, किस पे, तो हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बोतल इज पैक्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर। बोतल इज पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। आप जैसे क्या किए, एक बार 1 लीटर ठंडा लिए, फ्रिज में रखा हुआ था, उसे निकाले और काफी ठंडा था, अभी सील ब्रेक नहीं किए, तो आप देखिएगा उसके ढक्कन को, जब उसके बोतल को दबाइएगा तो वो नहीं दब पाएगा, लेकिन जब उसके सील को आप ब्रेक किए, सील से आवाज निकला और उसके बाद आप उस ढक्कन को लगाए, तो अब जैसे आप दबाइएगा ना तो आपको दब जाएगा। अब आप उसे दबाएंगे तो दब जाएगा। ठीक, 1 मिनट ध्यान दें। अब दूसरी बात हम जरा समझते हैं। आप क्या करते हैं, 1 लीटर ठंडा का एक बोतल लेते हैं, स्प्राइट लिए या थम्स अप लिए, उसमें क्या करते हैं हम, 1 गिलास आज पी लिए और फिर से उसे फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा होगा, फिर से 4 दिन के बाद पिएंगे। तो 4 दिन के बाद जो आप पीजिएगा उस बार आप निकालिएगा और कितना हिला दीजिएगा ना तो भी वो बाहर की ओर नहीं फेंकेगा, क्योंकि वो बोतल क्या था, हाई प्रेशर पे पैक था। लेकिन जब आप उसे ओपन किए तो अब प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया होगा, क्योंकि प्रेशर तो भैया जिधर ज्यादा होगा उधर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा। तो अब जब आप दूसरी बार खोलिएगा तो उतना शीशा की आवाज भी नहीं होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ हो, हिला भी दीजिएगा तो वो बाहर लेकर नहीं आएगा। और दूसरे दिन जो पीजिएगा तो उसका टेस्ट और पहले दिन के टेस्ट में बहुत अंतर देखिएगा। क्यों ये अंतर क्यों आया, क्योंकि दूसरे दिन भी आप ठंडा तो कर दिए, लेकिन भैया प्रेशर आप तो हाई प्रेशर नहीं ला पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार उसे खोल लेने के बाद फिर से नहीं रखते हैं। हाँ, माजा को रखते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, उसमें देखिएगा तो बोतल भी लगभग भरा हुआ होता है, और उसको खोलिएगा ना, हिला भी दीजिएगा तो बाहर की ओर नहीं फेंकेगा। उस पर देखिएगा बिल्कुल लिखा रहता है कि आप उसे यूज कर सकते हैं, 7 दिन तक यूज कर सकते हैं। एक बार सील को ब्रेक करने के बाद 7 दिन तक आप उसे यूज कर सकते हैं। तो हम देख लिए कि प्रेशर के बढ़ने से गैस की सॉलिडिटी बढ़ गई और टेम्परेचर के बढ़ने से गैस की सॉलिडिटी क्या हो गई, घट गई। तो इसी दो फैक्ट के आधार पर हेनरी नामक साइंटिस्ट के द्वारा एक लॉ दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ कहते हैं। और यह आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप इसे टिक भी कर लेंगे। ठीक, तो इसके नीचे हम लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज कर, ऑन द बेसिस ऑफ एबव फैक्ट्स, on the basis of above facts, Heinrich introduced that at particular temperature, the solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas above the solution, इन्वर्टेड कॉमा बंद। जब आपको हेनरिच लॉ बोलेगा तो आप पूरी राम कहानी नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन। दैट इज, आप क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और P इक्वल्स टू KH इंटू X। जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप क्या किए, यहां तक की बातों को लिखे और ये लिख दिए, तो आप सोचे कि आपको 2 नंबर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इस स्टेटमेंट को लिखते आपको 1 नंबर मिलेगा।
यहां तक लिखिए, आपको 1.5 नंबर मिलेगा। आपको सब कुछ लिखना होगा, P क्या है, KH क्या है, X क्या है, सब कुछ बताइए। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे वेयर P क्या है, हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the solution, KH हेनरिच लॉ कांस्टेंट, जिसका मान क्या होगा, 2 बात, whose value depend on nature of gas and temperature, नेचर ऑफ गैस, इस डिफरेंट गैस के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा। टेम्परेचर मीन्स एक गैस के लिए ही डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम बात करें तो इसका मान क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। और x क्या है, तो x को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। x बराबर क्या है, ये हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्युबिलिटी। आज यहां तक ही। इसके आगे कल हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरिच लॉ और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो कल आपका यह पोर्शन भी समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरिच लॉ और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी। ओके, थैंक यू। बंद करो ना।